नमस्कार, मैं स्वरभूमि सुरेश शर्मा। भारत में हजारों पार्टियां हैं और ये दावा करती है कि वो जनता की सेवा के लिए बनी है। जनता की सेवा करते करते कब उसका तालिका खड़ा हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। जनता 75 साल से आज वहीं की वहीं पड़ी हुई है। विकास की गति जो आप देख पा रहे हैं वो विकास की गति है, लेकिन जो होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि हजारों पार्टियों के रहने के बाद भी भारत की जनता, 80 करोड़ की जनता जो है, 5 किलो अनाज पर जीने के लिए विवश है। भारत की इन तमाम पार्टियों के चरित्र को अगर आप गौर से देखें तो वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है। इस संस्था का भारत के संविधान के तहत चलती है और जनता को लूटती है। यह एक सर्व स्थापित सत्य है। यही कारण है कि भारत की कोई भी पार्टी यह दावा नहीं कर सकती है कि वह भारत की जनता का आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन भारत की जनता के बीच एक ऐसी पार्टी है जो कि वास्तव में जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। वो है सीपीआई माओवादी, सीपीआई माओइस्ट। हजारों पार्टियां भारत में है। उसके ढांचा को अगर आप गौर से देखें, वो ढांचा के अंदर बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और उसी हिसाब से वो उसको संचालित करते हैं। लेकिन माओवादियों के अंदर जो पार्टी बना है, उसमें एक खास विशेषता यही है कि बेशक उसके अंदर पहले ब्राह्मण लोगों की तादाद अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो उसके 70% केंद्रीय नेतृत्व जो है वह वास्तविक वृत्त तबके से आते हैं, शोषित तबके से आते हैं, एससी एसटी तबके से आते हैं, महिलाओं के तबके से आते हैं। और यह एक बुनियादी फर्क है भारत की हजारों तमाम पार्टियों और सीपीआई माओइस्ट में। इस फर्क का एक बड़ा रूप अब दिख रहा है, और वो यह दिख रहा है कि भारत की इन तमाम पार्टियां मिलकर एकजुट होकर सीपीआई माओइस्ट को खत्म करने पर आमादा हो चुकी है। ये तमाम पार्टियां जिस तरह से भी हो जनता को बगला करके, झूठ बोल करके सीपीआई माओइस्ट के पूरी भारत से समाप्त करना चाहते हैं। यह एक वास्तविक तथ्य है, और यही कारण है कि पिछले एक साल के दरमियान, बल्कि एक साल से भी कम समय में, तकरीबन 400 से अधिक माओवादियों की हत्या कर दी गई है। यह एक तथ्य है। अब हम इस तथ्य के दूसरे पहलू पर आते हैं। क्या माओवादियों को मारकर, उनकी हत्या करके उसे खत्म किया जा सकता है? जवाब हाँ भी है, जवाब नहीं भी है। लेकिन जो बुनियादी अंतर आता है वो आता है सीपीआई माओइस्ट के अंदर जो दो विचारों का टक्कर चल रहा है, उसमें दक्षिणपंथी रुझान जब दिखने लगता है तो पार्टी संकट में आती है। 1969 ईस्वी में चारू मजूमदार ने जिस पार्टी का गठन किया था, उस दौर में उन्होंने एक नारा दिया था, और वो नारा था सत्ता पर हमला करो। सत्ता मतलब पुलिस पर हमला करो। और यह एक ऐसी रणनीति थी जिसका पालन इससे पहले कभी भी किसी पार्टी ने नहीं किया था। सत्ता पर सीधा कब्जा करने का जो आह्वान था, यही वह बुनियादी फर्क है जो तमाम पार्टियों में, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हो, उन तमाम में और इन पार्टी में फर्क है। बहुत जल्द ही नक्सलवादी की गूंज पूरी दुनिया में गूंज गई। इसे खत्म कर दिया गया तकरीबन हजारों युवाओं का हत्या करके। कहा जाता है, एक आंकड़ा था जिसके हिसाब से सिर्फ 70 और 71 के वर्ष में ही 20,000 बंगाली युवाओं की हत्या कर नक्सलवादियों के नाम पर खत्म कर दिया गया। और
नक्सलवादी का ये जो शीर्ष नेतृत्व थे चारू मजूमदार, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब उसके बाद वहां से लोग जो निकले पूरे भारत में फैल गए, वो बिहार भी आए, छत्तीसगढ़ भी गए, आंध्रा भी गए, पूरे देश में वो लोग गए। जहां जहां गए उन्होंने आंदोलन का सूत्रपात किया। 2000 के आसपास मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट जो सीपीआई पीपुल्स वार और सीपीआई पार्टी यूनिटी के बीच जो मर्ज चल रहा था, उस मर्जर के दौरान एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट में देख रहा था। वो रिपोर्ट कहता है पुलिस पर हमला करना कभी भी प्राथमिकता नहीं था। पुलिस को देख करके जो माओइस्ट थे, माओइस्ट का पूर्ववर्ती हिस्सा था पार्टी यूनिटी, वो हट जाती थी, पुलिस के साथ टक्कर में नहीं जाती थी। परिणाम ये हुआ पूरी की पूरी पार्टी ही खत्म हो गई उनकी। पुलिस गांव में जाती, जिस पर शक होता उसको उठाती, पीट पीट कर मार डालती, औरतों के साथ बलात्कार करती, उनकी हत्या करती, उनके घरों को लूट लेती और माओवादी यानी पार्टी नक्सली कह करके उनकी हत्या कर दी जाती। कोई कुछ नहीं बोलता। माओवादी पार्टी का पूर्ववर्ती हिस्सा था पार्टी, वह भी कुछ नहीं बोलती थी। परिणाम हुआ पूरी पूरी पार्टी खत्म हो गई। फिर उसी दरमियान में उसके जो केंद्रीय नेतृत्व थे उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने नारा लगाया, अटैक ऑन स्टेट, पुलिस पर हमला करो। पुलिस पर जो ही हमला होना शुरू किया, पार्टी ने अपना एक केंद्रीय नीति बनाया, पुलिस पर हमला करो। पूरी पूरी पार्टी फिर से खड़ी हो गई। पार्टी तो मरी नहीं थी, सिर्फ पीछे लोग हट गए थे। लेकिन जब पुलिस पर हमला करने की बात आई तो पूरी पार्टी खड़ी हो गई। उसके बाद बड़े बड़े हमले हुए, थाने लूटे गए, थाने को मारे गए, दरोगा को उड़ाया गया, पूरी पूरी भरी हुई जीप को उड़ाया गया, मार डाला गया। पूरी पार्टी खड़ी हो गई। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड दुनिया में मिसाल पेश किया। ये तमाम जो कारनामे थे वह था अटैक ऑन स्टेट, पुलिस पर हमला करो। मतलब ये हुआ कि जब तक पुलिस पर हमला नहीं किया था तब तक पार्टी कमजोर हो रही थी। लेकिन जिस पल जिन्होंने पुलिस पर हमला शुरू किया, पार्टी मजबूत हो गई, जनता जुड़ गई, बड़े पैमाने पर लोग शामिल आए, सामने आए, लड़ाई का स्तर ऊंचा उठ गया। यही स्थिति नक्सलवादी में भी हुआ। नक्सलवादी आंदोलन के दरमियान में भी जब तक पुलिस पर हमला नहीं हुआ, कोई नहीं जाना, जो ही पुलिस पर हमला हुआ पूरे भारत में इसकी गूंज सुनी गई। मतलब पुलिस भारत का वह हिस्सा है जिससे जनता आक्रोशित है, जनता नफरत करती है, जनता घृणा करती है, क्योंकि पुलिस इस देश की जनता के साथ बुरा व्यवहार करती है, उनके बेटों को हत्या करती है, उनकी बेटियों के साथ थाने में बलात्कार करता है, युवाओं की हत्या करती है। हत्या करना, बलात्कार करना पुलिस का एक शाश्वत धर्म है। रिश्वतखोरी तो खैर आम बात है, उसके बारे में कुछ कहना ही मुनासिब नहीं है। तो सीधी सी बात हो गई, स्टेट, अटैक ऑन स्टेट। फिर बाद में सीपीआई माओवादी गठन होता है 4 में। इसके बाद स्टेट पर हमले बढ़े भी, नुकसान भी हुआ, पार्टी भी पीछे हटी, नुकसान भी हुआ। लेकिन उत्तरोत्तर चीजें डिक्लाइन चली गई। सीपीआईएमएल पीपुल्स वार उस समय थी, और जो कि सीपीआई माओवादी का पूर्ववर्ती स्वरूप था, उसके एक बड़े नेता श्याम, जिसमें कि श्याम, मुरली, महेश तीनों की हत्या शासक वर्ग ने पकड़ करके ठंडे दिमाग से कर दिया था। जंगलों में पकड़ा, शहर में उठा कर ले गया, जंगल में वहां उनकी हत्या कर दी। श्याम ने उस वक्त एक
प्रस्ताव रखा था पार्टी के सामने, वह था पूरी पार्टी दक्षिणपंथी भटकाव की ओर जा रही है। यह उन्होंने उस वक्त रेखांकित किया था। श्याम के साथ बहस चल रही थी, इसी दरमियान श्याम की हत्या हो जाती है। पूरी पार्टी और दूसरे लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात थी कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में शहादत देने के बाद, संघर्ष के नए नए आयाम छूने के बाद भी अगर एक आरोप लगता है पार्टी पर, पार्टी दक्षिणपंथी भटकाव की ओर जा रही है, तो एक सवाल तो उठता है। किसी ने विश्वास नहीं किया था। आज उस घटना को 20-25 साल से अधिक हो गए हैं, श्याम की हत्या के, शहादत के, उनकी मृत्यु के। आज अगर चीज़ों को देखें आप, लगातार मात्र एक साल के अंदर 400 से अधिक माओवादियों की हत्या होना, 1000 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी होना, या सरेंडर करना बड़े पैमाने पर, और सरेंडर माओवादी पुनः पुलिस की तरफ से हथियार उठा करके पार्टी पर हमला कर रहा है, पार्टी के उन कैडरों पर हमला कर रहा है जो कि पार्टी के तहत काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनको चूंकि पता होता है कि पार्टी कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कैसे आती है, क्या होता है, उस पूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये डीआरजी, ये बस्तर फाइटर बना करके उस पर हमला करा रही है। इस पूरी नुकसान में अगर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि कभी पार्टी में थे, आज पार्टी को छोड़कर पार्टी से गद्दारी करके वह पुलिस के पास चली गई है, अब पुलिस के साथ मिलकर माओवादियों पर हमला कर रही है। यह गद्दारी भारत का ही इतिहास रहा है। भारत के हर दौर में ऐसे गद्दार पैदा होते रहे हैं जो वहां से निकलते हैं और चंद पैसों के लालच में अपने ही साथियों की हत्या करते हैं, हत्या करवाते हैं। सवाल फिर उठता है, श्याम के द्वारा दिया गया प्रस्ताव कि पार्टी दक्षिणपंथी भटकाव की ओर जा रही है, क्या आज यह सत्य रूप में दिख रहा है? यह भी एक सवाल है। कल सीपीआई माओवादी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था वार्ता के लिए, हालांकि यह स्टेटमेंट 28 मार्च को लिखा गया था शांति वार्ता के लिए। इस पर किंतु परंतु है, लेकिन कि ये असली है या नकली है या पुलिस की तरह बनाया गया है, ये एक बहस की बात है, ये बात की बात है। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या पार्टी दक्षिणपंथी भटकाव के कारण कितना नीचे जा सकती है, कितना फिसल सकती है, क्या वह इतना अटैक कैसे झेल पा रही है, कैसे कर पाएगी? सवाल फिर वही उठ कर आएगा, अटैक ऑन स्टेट। आप स्टेट पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। जब तक स्टेट पर अटैक नहीं कर पाएंगे, आप नहीं करेंगे, आप जनता से अलगाव में पड़ते जाएंगे। जनता आपको चाहती ही इसीलिए है कि आपकी पॉलिसी अटैक ऑन स्टेट है, पुलिस पर हमला है। मैं नहीं कहता कि माओवादी पुलिस पर हमला करने के लिए आती नहीं है या कोशिश नहीं करती है, जरूर करती है। लेकिन जिस चीज़ों को देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि माओवादियों की सीधा हत्या किया जा रहा है और फिर भी माओवादी लड़ नहीं पा रहे हैं। लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से 17 माओवादियों की हत्या हुई और उनको शिकार के तरह, संदरा जिसको बोला जाता है, उस तरह से शिकार करने की कोशिश किया गया, दौड़ा के यहाँ, दौड़ा के वहाँ, दौड़ा के यहाँ, ठका ठका करके मारा गया। यह भी एक सवाल है। माओवादियों की रणनीति के तहत एक सबसे बड़ा रणनीति, जो अंतिम रणनीति होता है युद्ध के दरमियान, वो यह होता है कि जब माओवादी घिर जाते हैं, चारों तरफ से बचने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, तो पूरी पूरी यूनिट किसी एक दिशा में हमला करती है और अटैक करती है, क्योंकि आत्मरक्षा फिर वहां कोई मामला नहीं बनता है। आप आत्मरक्षा आप कर भी नहीं पाइएगा, नहीं कर पाई पार्टी। परिणाम क्या होता है? आप निकल सकते हैं, आप बच सकते हैं, क्योंकि घेरा पुलिस कितना बड़ा भी हो, लेकिन आप अगर एक दिशा में अटैक करते हैं तो कम से कम 8-10-15 को तो जरूर मार सकते हैं आप उसको, या फिर आप वहाँ से निकल सकते हैं। बेशक आपके बड़ी तादाद में शहादत हो सकती है, इसमें कोई
दो मत नहीं है। लेकिन आप थकाने की जो प्रोसेस है, थका करके मार डालने की जो कोशिश होती है, वह उसको आप विफल कर सकते हैं। ये माओवादियों के युद्ध के जब रणनीति का, गुरिल्ला वार के तकनीक का ये अंतिम स्थिति है। आत्मरक्षा नहीं, अटैक, आक्रमण। लेकिन जो घटनाएं दिखी है उसमें आत्मरक्षा की भावना कहीं ना कहीं ज्यादा दिखा है। लोग बचने की कोशिश किए हैं, लड़ने की कोशिश किए हैं, लेकिन अटैक करके एक दिशा में जो भागने की कोशिश होता है उसमें कहीं ना कहीं वो लोग फेल किए हैं। ये कहना है उन लोगों का जो कि गुरिल्ला तकनीक के मामले के जानकार हैं। बहरहाल हर माओवादियों के सर पर इनाम डाल दिया गया है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़। पुलिस इसमें भेद नहीं करती, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं करती, हत्या करती है। और आपको याद दिला दें अगर, ठीक यही चीजें आज से तकरीबन 1,000 साल पहले हुआ था, जबकि बौद्धों के सर पर इनाम रखे गए थे और हर बौद्ध के सर काट के लाने वाले को असरफियां दी जाती थी, सोने के सिक्के दिए जाते थे। और इसका परिणाम ये निकला, भारत से बौद्धों का सफाया हो गया। बौद्ध हथियारबंद नहीं थे, बौद्ध ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया भारत में। लेकिन जिस तरीके से उसका उन्मूलन किया गया, जिस तरह से उनको हटा दिया, हरा दिया गया, ब्राह्मणवादी साजिश के तहत आज एक बार फिर वह चीजें चल रही है। हर सर पर इनाम रखा है, हर सर मुंडी पर पैसे का है, इनाम रखा गया है। जो एक बड़े दार्शनिक ने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता है, एक बार त्रासदी में, एक बार प्रहसन में। पहले भी बौद्धों को इसी तरह से पैसे का लालच दे करके, सर पर इनाम रख करके उनकी हत्या किया गया, बड़े पैमाने पर संहार किया गया और भारत फिर गुलामी के दौर में चला गया। आज एक बार फिर माओवादियों के रूप में आदिवासियों की या अन्य भारत के उन तमाम वीर सपूतों का हत्या किया जा रहा है, सर पर इनाम रखा जा रहा है। भारत एक बार फिर गुलामी के दौर में चला जाने के लिए मजबूर है, विवश है। माओवादियों को कहीं कहीं सोचना पड़ेगा, दक्षिणपंथी भटकाव उनमें है या नहीं है। अटैक ऑन स्टेट क्यों सफल नहीं हो पा रहा है? एक के बाद एक यूनिट, एनआरबी की यूनिट पूरी खत्म हो गई उनकी। उनकी पूरे भारत में जो पहले विस्तार था वो कहीं न कहीं घटा है, कमा है। यह उनके अंदर की कमजोरी हो सकती है। क्या उनको वो पहचान पा रही हैं? क्या वो उनको समझने की कोशिश कर रही हैं कि ये गलतियां कहाँ जा रही है? क्योंकि आप अगर नुकसान उठाते हैं, अपने पॉलिटिक्स की वजह से नुकसान उठाते हैं। अगर पॉलिटिक्स में कमजोरी होती है तो नुकसान आपको ज़्यादा मिलेगा। बहरहाल ये युद्ध है, युद्ध में जाने जाएगी, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से हमला करके और सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हित के लिए, आदिवासियों की संपत्ति को लूट लेने के लिए, जनता का एकमात्र उम्मीद इस दौर में सीपीआई माओवादी है। और सीपीआई माओवादी अगर हार जाए, अगर सीपीआई माओवादी को कहीं न कहीं अगर इस चीज़ को नहीं टैकल कर पाएंगे अगर, तो भारत की हजारों पार्टियां तो लूटने के लिए पहले से ही बैठी हुई है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की सकती है। जनता के हित के लिए माओवादियों को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपनी नीति को ठीक करें और इतने बड़े नुकसान से बचाएं, क्योंकि जनता की आखिरी उम्मीद वही है, इस देश की आखिरी उम्मीद वही है। इसके अलावा ना तो इस देश में कोई भी अब विरोध का जगह बचा है, ना ही इस देश में किसी तरह का संभावनाएं बची है इस देश की जनता के सामने। एक किसान आंदोलन करता है, 700 से अधिक किसान को मार डाला जाता है। कहीं पर छात्र प्रदर्शन करते हैं, उनकी खींच खींच के पिटाई होती है। महिलाओं के, लड़कियों, छात्राओं के दुपट्टे उतारे जाते हैं, छीने जाते हैं। औरतें अपने शरीर को आग लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहीं पर युवाओं की हत्या हो रही है, कहीं पर हर जगह
गरीबों का ज़मीन छीना जा रहा है, घर लुटा जा रहा है, उसके साथ तमाम तरह की चीज़ें, अन्याय, जुल्म ये पुलिस कर रही है, ये सरकार कर रही है, सरकार पुलिस के माध्यम से कर रही है। ऐसे में अगर कोई विकल्प बचा अगर है जनता के सामने तो माओवादी है। अगर इस तरह के नुकसान का पैमाना लगातार बढ़ता चला जाए अगर, तो निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि जनता के लिए क्या हो, जनता का अब क्या होगा। ये पूरी प्रक्रिया है, पुलिस पर अटैक करना माओवादियों की रणनीति रही है, जिस चाणक्य ने सेट किया था वो आज भी उतना ही कारगर होगा। नमस्कार, मैं भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।